Bismillahirrahmanirrahim. It's a poem. This poem is about the human seasons, written by John Keats. जॉन कीट्स कहते हैं इस पोइम में कि ये जो बेसिकली ये पोइम है इसमें सीजन्स बयान किए गए हैं। तो सीज़न को कंपेयर किया गया है ह्यूमन लाइफ के साथ कि जैसे 4 सीज़न होते हैं, इसी तरह ह्यूमन के लाइफ के 4 स्टेजेस होते हैं। ठीक है। और फिर हर स्टेज को उन्होंने ह्यूमन के हर सीज़न को ह्यूमन का एक स्टेज बयान किया है। तो 4 सीज़न के बाद एक साल पूरा हो जाता है और फिर से दोबारा से रिपीट होते हैं वो सारे सीज़न। इसी तरह वो ये कहते हैं कि इंसान की ज़िंदगी जो है वो चाइल्डहुड से बुढ़ापे तक भी एक सीज़न की तरह है। तो अब हम इसको देखते हैं। 4 सीज़न फिल द मेयर्स ऑफ ईयर। जैसे कि 4 सीज़न फिल करते हैं एक साल के साइकिल को। देयर आर 4 सीज़न इन द माइंड ऑफ मैन। माइंड ऑफ मैन यहाँ पर इसका मतलब है कि माइंड ऑफ मैन यानी इंसान के इसको इट कैन बी फिजिकल और मेंटल बोथ। ठीक है ना, माइंड ऑफ मैन। यहाँ तो सिर्फ उन्होंने लिखा है ना कि दिमाग ज़ाहिर है जैसे स्टेज चेंज होता है उसी तरह हमारे मेच्योरिटी का लेवल भी चेंज होता है और हम मेच्योर होते रहते हैं। तो देयर आर 4 सीज़न इन दी माइंड ऑफ मैन। तो ह्यूमन के भी 4 सीज़न हैं। ही हैज़ हिज लस्टी स्प्रिंग व्हेन फैंसी क्लियर। उसके पास एक लस्ट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खूबसूरत। स्प्रिंग होता है व्हेन फैंसी क्लियर, जब उसकी क्लियर इमेजिनेशन होती हैं। बहुत सारी इमेजिनेशन, बहुत सारे ख्वाब होते हैं। ये जो एज की स्प्रिंग की जो एज है ये है चाइल्डहुड से यूथ तक। ठीक है। तो इसको मैंने ये पिंक कलर कर दिया है, ये एक स्टेज है। इसको जो मैंने बाकी ग्रीन कलर किया है ये इसकी दूसरी स्टेज है। और फिर इसके बाद येलो जो है एक थर्ड स्टेज है ह्यूमन की। और फिर उसके बाद जो लास्ट है ये है ह्यूमन की फोर्थ स्टेज। ठीक है। तो इसलिए ये आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। अच्छा, तो हम यहाँ पर थे। ही हैज़ हिज लस्टी स्प्रिंग व्हेन फैंसी क्लियर। जब उनकी क्लियर इमेजिनेशन होती हैं, जब वो एक बचपन से जवानी की तरफ जाते हैं, उसके बहुत सारे ख्वाब होते हैं। टेक्स इन ऑल ब्यूटी व्हेन एन ईजी स्पैन। और वो इस ब्यूटी को बड़े खूबसूरती तरीके के साथ एडमायर करता है। ही हैज़ हिज समर when luxuriously springs honeyed curd of youthful thought he loves। अच्छा, यहाँ पर आपको ये कहते हैं कि luxuriously इसका मतलब होता है comfortably और pleasantly। ठीक है। और यहाँ पर है honeyed। honeyed का मतलब होता है बहुत मीठा, शहद की तरह मीठा। कर्ड, कर्ड का मतलब होता है थोड़ा सा इसको क्लियर करना पड़ेगा। कर्ड कहते हैं जब गाय या कोई भी जो जानवर जो जुगाली करते हैं वो अपना खाना ख़त्म किया होता है लेकिन वो उसको जुगाली करके हज़म कर रहे होते हैं। ठीक है। तो वो ये कहते हैं कि अब बाद में मतलब पहले वर्ड्स की मीनिंग बता दूँ आपको। यूथफुल थॉट ही लव्स, ही टू ruminate to ruminate and by such dreaming high is nearest unto heaven quite comes। अच्छा, अब वो ये कहते हैं कि जब स्प्रिंग को उसने कंपेयर किया है पोइट ने एडल्टहुड के साथ। जब जवानी का पीरियड होता है और जवानी का पीरियड तो मतलब एक सर्टेन टाइम के बाद ही गुजरता है ना, जवानी के पीरियड की पूरी बात हो रही है यहाँ। ही हैज़ हिज समर व्हेन लग्जूरियसली, जब वो लग्जूरियसली कंफर्टेबली
स्प्रिंग्स हूंटेड, अपनी उन सोचों को जो अपनी स्प्रिंग की होती हैं, उनकी मीठी यादों को अपने साथ रखता है और उसके बारे में सोचता है। और इन ख्यालात को वो सोचता है, जैसे कि यहाँ पर कंपैरिजन कैसे किया हुआ है, जैसे कि वो मीठी यादें होती हैं, जैसे उनके ऊपर वो कर्ड का मतलब यानी वो सोचता रहता है और उसको एडमायर करता रहता है। यूथफुल थॉट ही लव्स, ठीक है, जिन चीज़ों को वो से मोहब्बत करता है वो उनकी इमेजिनेशन करता है, उसको याद करता है, रिपीट करता है माइंड में। टू रूमिनेट, टू रूमिनेट एंड बाय सच ड्रीमिंग हाई, और इन्हीं सोचों के साथ वो गुम होता है और इन सोचों में वो अपना वक्त गुजारता है। इज़ नियरेस्ट अन टू हेवन, और ये उसके लिए बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे ज़िंदगी उसके लिए एक जन्नत का मंजर होती है। असल में पोइट का मतलब है कि ज़िंदगी उसके लिए एक जन्नत की तरह होती है। ये एडल्टहुड हो गया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट येलो कलर की तरफ। हिज सोल हैज़ इन इट्स ऑटम when his wings he furleth close, contented so to look on mist in idleness, to let fair things pass by unheeded as a threshold brook। अच्छा, यहाँ पर जो है सोल यानी हिज सोल यानी वो खुद, सोल का मतलब तो ये इंसान खुद ही हो गया ना। अच्छा, सोल ऑटम, ऑटम का जो जिक्र आ रहा है तो ये है मिडिल एज, जब उसका मिडिल एज होता है यानी मेच्योरिटी होती है। अच्छा, इसमें क्या होता है मेच्योरिटी में? फरलेथ, फरलेथ का मतलब होता है फोल्ड कर लेना। फरलेथ क्लोज, कंटेंट मुतमईन होना। और इसके बाद है मिस्ट, इसका मतलब है धुंध या धुंधलाया हुआ, जो कि इसका यहाँ पर पोइम में मीनिंग है। आइडलनेस, फारिग वक्त। इनएक्टिवनेस, इनएक्टिव जब होता है इंसान। और फेयर थिंग, और पास बाय अनहीडेड, जब नोटिस नहीं करते, अननोटिस्ड, ठीक है। अनहीडेड का मतलब होता है अननोटिस। और थ्रश होल्ड का मतलब होता है दहलीज, यानी दीवार, दरवाजे का जो नीचे का जगह होती है उसको कहते हैं थ्रश होल्ड, दहलीज। ब्रूक कहते हैं स्ट्रीम को। तो यहाँ पर हिज सोल हैज़ इन इट्स ऑटम, अब वो मेच्योर हो गया है, ऑटम में हो गया है। व्हेन हिज विंग ही फर्लेथ क्लोज, अब उसने अपने पर, पहले तो उड़ रहा था ना, समर, एडल्ट था, जवान था, तो वो उड़ रहा था। तो यहाँ पर उसने अपने परों को फरलेथ कर लिया है, क्लोज कर लिया है। कॉन्टेंटेड सो टू लुक, और वो अपने ज़ाहिरी तौर पर ऐसे लगता है कि वो मुतमईन है, कॉन्टेंटेड है। ऑन मिस्ट इन आइडलनेस, और वो इनएक्टिव है, धुंधला गया है। इट लेफ्ट फेयर थिंग्स, और अब वो चीज़ों को उस तरीके से नहीं देखता जैसे वो पहले एडमायर करता था, जैसे वो पहले चीज़ों को देखता था। पास बाय, और जो चीज़ें हैं, टू लेट फेयर थिंग्स पास बाय अनहीडेड एज अ थ्रश होल्ड ब्रूक, और उसकी जो चीज़ें हैं जो जो उसको पहले बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती थी, वो अब उसके पास से गुज़रती हैं, उसके दहलीज के पास गुज़रती हैं, लेकिन वो उसको उस तरीके से नोटिस नहीं कर सकता, उस तरीके से एडमायर नहीं करता। ही हैज़ हिज, ठीक है, ये अब आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, ही हैज़ हिज विंटर टू ऑफ पेल मिस फीचर, और एल्स he would forego his mortal nature।
अब उसके बुढ़ापे की बात हो रही है और अब कहा जा रहा है कि जब वो अपने बुढ़ापे में दाखिल हो गया है तो यानी जो विंटर है वो उसका बुढ़ापा है। टू पेल मिस फीचर, अब वो मिस फीचर हो गया है, यानी अब उसके जो फीचर हैं फिजिकल बॉडी वैसी नहीं है जैसे कि पहले थी, यानी अब वो ढलक गया है, अब वो बुढ़ापे की तरफ चला गया है, तो मिस फीचर हो गया है। और एल्स टू वुड फोरगो, फोरगो का मतलब है लूज कर देना। हेज मोर्टल, मोर्टल कहते हैं एक फ़ानी को, यानी मिट जाने वाला चीज़, मोर्टल नेचर, ख़त्म हो जाने वाली जो नेचर है, कुदरत है, उसकी तरफ वो जा रहा है। अच्छा, ही हैज़ हिज विंटर, अब उसका बुढ़ापा आ गया है, विंटर आ गया है। टू ऑफ पेल, जो कि पेल है और क्या है, मिस फीचर, और उसकी फिज़िकल फीचर जो है वो ख़राब हो चुकी है। और एल्स ही वुड फॉरगो हिज मोर्टल नेचर, और उसकी जो है उसके ऊपर बुढ़ापा आ गया है, एजिंग आ गई है, और वो मोर्टेलिटी की तरफ जा रहा है, डेथ की तरफ जा रहा है। अच्छा, अब एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोइम ये आपकी हो गई है। तो यहाँ पर वही चीज़ें जो मैंने एक्सप्लेन की हैं वो यहाँ लिखी हुई हैं, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में अपनी वेबसाइट का लिंक, तो आप वहाँ से इसको ले लीजिएगा। तो दैट इज़ अगेन स्प्रिंग, इसको मैंने अलग अलग आप लोगों की आसानी के लिए, और क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए फिर मैंने आपको इसके छोटे छोटे एक पोर्शन बना दिए हैं। स्प्रिंग इज ए चाइल्डहुड यूथ फुल ऑफ एनर्जी एंड फ्रेश थॉट्स, और summer is adulthood when we reflect on past dreams. Autumn is maturity, a time of calm and contentment. Sorry, calm and contentment. Or winter is old age when life slow down and mortality is clear. ये जब पता होता है कि मौत आने वाली है, mortality है यानी। अच्छा, डिफ़िकल्ट वर्ड ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो दैट वुड बी ऑल्सो अवेलेबल on this website, so you can get it. Now we will go towards summary. Here is the summary. In the human season, Keats compares the stages of life to the four season. कंपेयर करते हैं stages of life को four season के साथ। Spring represent childhood, youth, full of vitality, energy के साथ और new ideas। और समर क्या है, सिम्बलाइज एडल्टहुड, एडल्टहुड को सिम्बलाइज करता है, वेयर वी रिफ्लेक्ट एंड इंजॉय लाइफ रिचनेस। ऑटम क्या करता है, रिफ्लेक्ट्स मेच्योरिटी, अ टाइम ऑफ क्वाइट रिफ्लेक्शन and acceptance. Finally, winter represents old age, marked by the awareness of mortality and the slowing down of life. He suggests that these stages, like the season, are natural or essential part of our human experience. Each brings its own beauty and wisdom. फिर इसके बाद है इसकी the theme of the human season is the natural cycle of a human life. John Keats shows that life, like the season, moves through stages: childhood, youth, which is one, okay ना, ये मैंने आपको बता दिया है कि this is the one stage. So childhood से youth तक, ठीक है, ये एक स्टेज है। फिर adulthood, this is the next one, maturity third, and the old age the final and the fourth stage. Each stage has its own beauty and importance. उसके अंदर ब्यूटी भी है और उसकी अपनी इम्पोर्टेंस भी है, क्योंकि हम
हर एज में, जैसे चाइल्डहुड से जब इंसान यूथ में जाता है तो बहुत सारी चीज़ें लर्न करता है, यूथ से जब मेच्योरिटी की तरफ जाता है तो बहुत सारी चीज़ों को लर्न करता है वो बहुत। और इंसान की ये कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को लर्न करूँ और एक्सपीरियंस करूँ। जैसे जब बच्चा या एक नौजवान पढ़ रहा होता है तो उसकी ये ख्वाहिश होती है कि मैं जल्दी से कोई कारोबार शुरू करूँ। फिर जब कारोबार शुरू करते हैं तो वो कहते हैं कि मैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा अर्निंग करूँ। तो जब ये वाली स्टेजेस आ जाती हैं तो जो एक ह्यूमन नेचर जो है वो भी ये कहती है कि मैं आगे से आगे बढ़ता रहूं। तो ये साइकिल भी इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। द पोएम हाइलाइट्स acceptance of change and the idea that growth, aging, or eventually death are natural and necessary part of being human। और वो ये कहते हैं, थीम में ये कहा गया है कि ये तो एक नेसेसरी पार्ट है और ये इवेंचुअली होना है एंड दैट इज़ नेचुरल। इसी तरह जैसे सीज़न अपने टाइम के साथ चेंज होता रहता है तो इसी तरह ह्यूमन लाइफ जो है वो भी चेंज होती रहती है। सेंट्रल आइडिया ऑफ द ह्यूमन सीजन इज़ दैट अ ह्यूमन लाइफ नेचुरली passes through stages, like just like the seasons of year. Keats shows that youth, maturity, and old age each have their own role and beauty, and accepting these changes is an essential part of being truly human। कि हम एक इंसान हैं और ये सीज़न और ये सारे जो स्टेजेस हैं ये हमारी लाइफ में आएंगी। Stanza 1, now we will come towards the paraphrasing। So we have learned this stanzas, all these stanzas. Now I'm just want to read the paraphrasing and I will also like explain them। Just as the year has 4 seasons, जैसे कि year के 4 season हैं, a person's life also has 4 mental or physical stages, ठीक है। In the spring of life, childhood, youth, he is he is energetic, lusty, and his imagination is fresh and pure। He easily appreciates beauty all around him without any difficulty। उसके लिए बहुत ज़्यादा आसान होता है कि वो ब्यूटी को एडमायर करे। अच्छा, इसके अंदर जो पोइटिक डिवाइस है इन द लाइन ऑफ 4 सीजन फिल द मयर्स ऑफ द ईयर, ये पहली लाइन थी ना। इसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर ई ए दिया हुआ है, सीज़न के अंदर ई ए दिया हुआ है और यहाँ मयर्स के अंदर भी ई ए दिया हुआ है। तो ये क्या है, ये दोनों वॉवल्स हैं। तो वॉवल्स है तो इसका मतलब है एसोनेंस इसके अंदर मौजूद है। एसोनेंस क्या होता है ये आपको डेफिनेशन आपको पता है ना, द रिपीटेशन ऑफ द वॉवल साउंड इन नियर बाय वर्ड्स। नियर बाय वर्ड्स जो होते हैं उनके अंदर रिपीटेशन हो वॉवल्स की तो हम इसको कहते हैं एसोनेंस। इसकी ये पोइटिक डिवाइस का नाम है एसोनेंस, ठीक है। तो ये इसके अंदर मौजूद है एसोनेंस। तो अच्छा, यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर आप जो है टीचर ने ई लिख दिया है तो ई साउंड आती है, ठीक है। सीज़न और मयर में ज़ाहिर है हम उर्दू स्पीकर हैं तो हमारी साउंड में थोड़ी सी हमारा साउंड डिफरेंट होगा, ठीक है। लेकिन ब्रिटिश अगर इसको सीजन्स और मयर्स को पढ़ेंगे तो जो साउंड निकलेगी वो ई की निकलेगी, ई साउंड निकलेगी। तो इसलिए इन्होंने जो है जब हम इसको ब्रिटिश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हम ई साउंड जो है वो ई ही बनती है, तो ये इसी तरह ही आता है, ठीक है। तो एसोनेंस है और ये म्यूज़िकल इफ़ेक्ट पेश करता है पोइट्री में। एलिट्रेशन होती क्या है, एलिट्रेशन इज़ द रिपीटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं अदर देन वोवल। जब जो ABC के जिनको हम लेटर्स कहते हैं, इंग्लिश लेटर्स जो हैं, तो उनमें जो इंस्टेड ऑफ वोवल्स जो उसके अंदर लेटर्स होते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो यहाँ पर माइंड ऑफ मैन, यहाँ पर पहला M है, उसके बाद मैन में भी M है, माइंड और मैन में दोनों में M मौजूद है।
तो is an example of alliteration. The repetition of the M sound is mind and man creates an alliteration effect, or you can say musical effect, making the phrase more rhythmic and flowing. और metaphor क्या है? The comparison between two things without using as or like. Here the poet is comparing live stages to season. वो लाइव स्टेजेस को सीज़न के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ कंपैरिजन आ गया और बीच में एज और लाइक भी मौजूद नहीं है, तो ये क्या है? ये है मेटाफर। अब हम आगे देखते हैं पर्सोनिफिकेशन। गिविंग ह्यूमन क्वालिटी टू नॉन ह्यूमन। यहाँ पर है फैंसी इमेजिनेशन इज ट्रीटेड एज इफ इट कैन एक्ट ऑन इट्स ऑन। ऐसे लगता है कि ये फैंसी इमेजिनेशन को ऐसे बयान कर रहे हैं जैसे कि ये खुद से वर्क कर रहे हैं। तो स्टेंजा 2 में अब हम देखते हैं स्टेंजा 2 विच इज़ रिलेटेड विद द एडल्टहुड, और ये क्या था? इसमें था समर का जिक्र था। Now we will start it. The second stage is like summer, adulthood. A person fondly reflects on the sweet thoughts and dreams of youth. वो मतलब एक खुशी वाली और उस जो अच्छी सी यादों में मसरूफ़ होते हैं। टेक्स ग्रेट प्लेयर इन दैम, और उनको इसमें बड़ी खुशी महसूस होती है। दीज pleasant dreams and deep reflections bring him happiness and make him life spiritually uplifted, और लाइफ को बड़ा spiritually uplift करती है ये उनकी जो ये स्वीट ड्रीम्स होते हैं। as if he is very close to heaven, ऐसे ही लगता है जैसे वो जन्नत के बहुत करीब हैं, यानी दुनिया उनको जन्नत की तरह लगती है। His soul experience moment of peace and calm. इसमें literary devices कौन सी हैं? इसके अंदर एक metaphor है, honeyed curd. Compare sweet youthful memories to nourishing food. Imagery भी इसके अंदर है, तो I want to highlight them. अच्छा, imagery describe the memories as sweet and dreamy, ठीक है। और symbolize, इसमें symbol क्या है? heaven symbolize ultimate peace, happiness and fulfillment. Stanza 3, इसको हमने, this is the part of the stanza 2. Yes, here it is. अच्छा, अब ये जो ऑटम की स्टेज है ये कौन सी है? ये मिडल एज है। In the autumn of life is basically the third stage, middle age. His soul finds quiet, peaceful places, covers. He folds his wings, stop starving or dreaming, stop striving and dreaming so quietly, and he is content to watch life calmly, accepting beauty and events as they pass by, like a gentle stream flowing past a doorstep. doorstep पे जैसे कि वो एक स्ट्रीम है जो बह रही है, इसी तरह वो इसको देखता है चीज़ों को।
एलिट्रेशन में देखें, एलिट्रेशन इसके अंदर एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस का पहला एलिट्रेशन है व्हेन हिज विंग। अब आप इसके अंदर देखें, इसके अंदर भी W है और इसके अंदर भी W है, तो कॉन्सोनेंट मौजूद हैं। एंड क्लोज कॉन्टेंटेड, क्लोज कॉन्टेंटेड सो, तो क्लोज में भी S है और कॉन्टेंटेड में भी S है, सॉरी क्लोज में भी C है पहला वर्ड, कंटेंट में भी C है और सो में भी C सॉरी S है, बट देयर इज जस्ट टू, वी आर टॉकिंग अबाउट C एंड कॉन्टेंटेड C। तो यहाँ पर C भी मौजूद है, रिपीटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट इन दी वर्ड W और C में, ठीक है, W और C में ये वर्ड मौजूद हैं। आई वॉन्ट टू हाईलाइट दिस एज वेल, सो आई वॉन्ट टू capitalize it so it would be easy to understand. Imagery describe peaceful senses, peaceful scenes like mist, brooks, and folded wings. Symbolism, wings symbolize ambition or dream which are folded as he matures. Metaphor, life passing by like a brook. By, ठीक है, लाइक अ ब्रूक, ये लाइक का वर्ड इसका नहीं है, अच्छा, नहीं तो अगर ये लाइक का वर्ड पोइम का होता ना, ये देखें, मैं लाइफ लाइक अ ब्रूक, ये देखें यहाँ पर, you unheeded as a threshold brook, so I want to write it over here, the holes. okay, ये जो है इसको मैं कॉपी करके ना यहाँ इस जगह में I have to change this बिकॉज मैं सोच रही थी कि इसके अंदर एज यूज़ नहीं है, बस यहाँ एज मौजूद है, तो अगर एज मौजूद है और कंपैरिजन है दोनों चीज़ों का, तो फिर ये क्या होगी, फिर ये सिमिली होगी। तो शुड आई राइट इट ओवर हियर और नो, बस ये आपके लिए क्लियर है, एज और लाइक जब होता है तो वो सिमिली होती है। अच्छा, इसके बाद आ गई लास्ट स्टेज, लास्ट स्टेज में है he experienced winter final stage which represent old age, weakness and physical decline. इसमें physical decline होता है। This stage is the natural part of being human. Without experiencing in, a person would not truly share the complete mortal experience of the human life. तो वो complete experience नहीं कर सकता ह्यूमन लाइफ का। अब इसकी भी लिटरेरी डिवाइसेस देख लेते हैं। इसके अंदर जो लिटरेरी डिवाइस है, इमेजरी है और पेल है, मिस फीचर है, क्रिएट्स अ विजुअल इमेज ऑफ वीकनेस, sickness or the physical decline and that comes with old age. Personification, so saying he has his winter, slightly personifies winter by giving it a human connection, making it something a person can have. Metaphor, winter as old age as death, तो ये इसके अंदर विंटर। अब मैं फिर इसको देख लूँ ज़रा कि ठीक है, तो इसके अंदर मेटाफर, देयर इज मेटाफर, मेटाफर इट इज it compares life's natural stages, the season, to human nature without
using as or like, saying someone would forego his mortal nature, means giving up being human, which is a figurative, metaphorical way of saying that experiencing all life stages is necessary to stay human. Personification would means giving human एक्शन और इमोशंस टू नॉन ह्यूमन थिंग्स, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है. बट हेयर मोर्टल नेचर इज़ नॉट एक्टिंग लाइक अ पर्सन, इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया बीइंग कंपेयर. ठीक है क्या? अब इसके बाद यहाँ पर आंसर क्वेश्चन है जो कि आपके बुक में दिए हुए हैं, और कुछ ऐसे आंसर क्वेश्चन हैं जो पोइम से रिलेटेड हैं. तो उसके लिए फिर आप ऐसा करें कि आप जो है इसको प्रिंट ले लें, तो ये आपके लिए अच्छा हो जाएगा, या आप इसको कहीं सॉफ्ट कॉपी में इसको अपने पास रख लें. ये मैं शेयर कर दूँगी आपके पास आपके साथ अपनी वेबसाइट का ये जो लिंक है, ये जो नोट्स हैं, देन यू कैन गेट इट फ्रॉम देयर. थैंक यू सो मच.